हाँ जी दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपका, आरटीई के तहत आम नागरिक को क्या अधिकार दिए गए हैं? ए, ऐसे स्कूलों की शिकायत का अधिकार जो बच्चों को शिक्षा देने में मना कर रहे हैं या शिक्षा देने से मना कर रहे हैं। अगला है अध्यापकों को भला बुरा कहने का अधिकार। तो देखिए ये तो दिया ही नहीं जा सकता, ठीक है। सी ऑप्शन है विद्यालय बंद करवाने का अधिकार, ये भी नहीं हो सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला अधिकार दिया गया है आरटी में कि ऐसे स्कूलों की अध्यापक शिकायत कर सकते हैं या आम नागरिक जो वो शिकायत कर सकता है जो बच्चों को पढ़ाने से मना करता हो। जैसे एडमिशन लेने से मना कर रहा है, बिल्कुल अगर बच्चा पात्र है, 5 साल का हो चुका है, उसको एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो बिल्कुल शिकायत की जा सकती है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो ये अधिकार दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर इसका रहेगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, आरटीई 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए, जिसको अपन एसएमसी के नाम से भी जानते हैं ना, तो आरटी के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए क्या प्रावधान है? ए, समिति में 3/4 सदस्य माता पिता व संरक्षक होंगे, और बी है समिति की 50% सदस्य महिलाएं होंगी, और सी है उपयुक्त दोनों। तो या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा उपयुक्त दोनों सही है। देखिए आरटीई 2009 जो है, आरटीई 2009 की धारा जो अपन बात करें, 2009 लिखूँ मैं इसको, हाँ, इसकी धारा नंबर 21 में एसएमसी का जिक्र है, ठीक है। किसका जिक्र है? एसएमसी का, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति का जिक्र है। अब इसमें कुल जो सदस्य होंगे, कुल जो सदस्य बताए गए हैं एसएमसी में, कुल सदस्य मित्रों वो बताए गए हैं 16 में से 50% महिलाएं, यानी कि कम से कम 8 महिलाएं होनी चाहिए, और 16 का भी आपका 3/4, यानी कि 16 का 3/4 यानी 4 चौक 16 और 4 तिये 12 सदस्य जो है वो या तो माता पिता होंगे बच्चों के या संरक्षक होंगे, ठीक है। तो 16 में से 12 आपको एक प्रकार से बाहर, आपके जो स्कूल से बाहर के वो सदस्य होने चाहिए, माता पिता संरक्षक वगैरह से होने चाहिए। उसमें से भी एक प्रकार से 16 जो सदस्य टोटल है उसमें 50% महिलाएं होनी चाहिए, यानी 8 महिलाएं तो कम से कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एसएमसी में बताई गई हैं, ये आरटीई की धारा 21 में जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी और क्लियर हो गई होंगी कि देखिए ये प्रश्न भी बन सकता है कि एसएमसी का गठन जो वो एक प्रकार से आरटीई किस धारा से संबंधित है, तो धारा नंबर 21 से संबंधित है ये, है ना, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ए, बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो अगर अपन देखें तो ये बात तो सही है वैसे। अगला है बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, ये बात भी सही है। सी, बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। देखिए मूल्यांकन का हिस्सा होता है आपका निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, तो वो भी इसी में आता है एक प्रकार से ना। तो सारी बातें रहेंगी, तो ऑप्शन डी जो हो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका रहेगा। सिंपल प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की अध्यापकों एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। SCERT जयपुर द्वारा, NHRD नई दिल्ली द्वारा, NCERT नई दिल्ली द्वारा, या NCERT चेन्नई द्वारा। तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर रहेगा NCERT नई दिल्ली के द्वारा ये कार्यशाला जो है वो आयोजित की गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करती हैं? बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अब देखिए मित्रों, जो यहाँ पे आपकी पूर्व, देखिए अपन जानते हैं प्रौढ़ावस्था से 18 वर्ष के आगे के समय को अपन एक प्रकार से क्या बोलते हैं? प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। 12 या 13 वर्ष से लेकर के 18-19 वर्ष तक की जो उम्र होती है उसको एक प्रकार से क्या बोला जाता है? किशोरावस्था बोला जाता है। और बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक का जो काल है वो अपन बाल्यावस्था में लेते हैं। पूर्व बाल्यावस्था क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था का जो समय है वो 2 से लेकर 3 वर्ष से लेकर के अपन 6 वर्ष या 5 वर्ष तक इसको मानते हैं। ये पूर्व बाल्यावस्था का काल है। अब देखिए प्रश्न क्या है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ऐसी भावना किस अवस्था में आती है? तो ये साथियों किशोरावस्था से संबंधित भावना है।
किशोरों में ऐसी चीज़ें होती हैं और इस फेज से अपन सब लोग गुजरे हैं, इस काल से अपन सब इस अवस्था से भी गुजरे हैं, तो निश्चित ही ये भावनाएं अपने अंदर भी होती थी। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में हो सकती है। पॉजिटिव वे में है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नेगेटिव वे में तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए इसके ऊपर भी कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। और दोस्तों आपको अगर टेस्ट पसंद आ रहा है, इसी प्रकार के टेस्ट आपके और भी लिए जाएंगे इस चैनल के ऊपर। सभी सब्जेक्ट्स के टेस्ट यहाँ पे होते हैं, सारा मैटर पढ़ाया जा चुका है, पीडीएफ्स अवेलेबल करवा दी गई है। इंस्टामोजो स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। जो जितनी भी आपकी पीडीएफ हैं जो आपको अवेलेबल करवाई गई है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, प्रश्न आपको पसंद आए, एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको जहाँ से समझ में आए आप वहीं से पढ़ें, क्योंकि समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए 8वां आपका प्रश्न है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत इसको बोलेंगे, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसको बोलेंगे, एकीकरण का सिद्धांत बोलेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर जो होगा वो आपका रहेगा एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, एकीकरण का देखिए परस्पर संबंध का सिद्धांत नहीं होगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है, उसमें ये होता है कि विकास की प्रक्रिया में विकास के सभी पक्ष, जैसे इसमें आपका शारीरिक पक्ष आ गया, ठीक है, आपका मानसिक पक्ष आ गया, ठीक है, मानसिक पक्ष आ गया। अब ये यानी कि विकास की प्रक्रिया में विकास के सभी पक्ष, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष है ना, संवेगात्मक पक्ष, ये इनका जो विकास है वो एक दूसरे से क्या होता है, संबंधित होता है। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है। ठीक है, और सामाजिक अधिगम एक प्रकार से सिद्धांत आपका जो विकास का सिद्धांत है, अपन अधिगम का ये सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत नहीं है। अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया सिद्धांत सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा एकीकरण का जो सिद्धांत है वो विकास का ही सिद्धांत है साथियों। और एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि बालक पहले पूरे हाथ को काम में लेगा, यानी कि पूरी एक प्रकार से पूरे हाथ को काम में लेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो अंगुलियों को चलाना सीखता है। बालक देखिएगा आप, छोटा जो बच्चा होता है वो पहले पूरे हाथ को हिलाएगा, ये नहीं कि अपनी अंगुलियों को हिलाना शुरू कर दिया उसने, है ना। अंगुलियां उसकी एक एक करके नहीं हिलती हैं, वो भी पांचों एक साथ हिलेंगी, उसके बाद धीरे धीरे एक एक अंगुली हिलाना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये एकीकरण का सिद्धांत होता है मित्रों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सीधा सीधा डाउट क्रिएट करता है और बच्चे पहला ऑप्शन कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, निम्न में से कथन है। B.N. झा का, जेम्स ड्रेवर का, वुडवर्थ का या रोज का। तो मित्रों ये कथन रहेगा B.N. झा का। B.N. झा ने क्या कहा है कि वंशानुक्रम जो वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये जो कथन है वो B.N. झा का होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 10वां प्रश्न, आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे। ए, बालकों को समाज के में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। बी, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। सी, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित करवाएंगे। या डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए निश्चित ही ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया है अपने को तेज करनी, यानी कि बच्चा एक प्रकार से बच्चे को अपने को सामाजिक प्राणी बनाना है। यानी कि समाज में अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको देख करके बच्चा खुश न हो, एक प्रकार से ना उसके दुख में शामिल हो, उसका एक प्रकार से उसको ठीक करने की वो कोशिश करे। दोस्त बच्चे आपस में लड़े नहीं, सहयोग से कार्य करें, ये सामाजिकरण की अवस्थाएं होती हैं। नैतिकता का विकास करना भी सामाजिकरण है। जैसे एक बच्चा जो है उसको मान लीजिए 5 रुपये का सिक्का मिल गया, वो सिक्का उसने अपनी जेब में नहीं डाला बल्कि शिक्षक को लाके दिया कि मुझे ये सर ये 5 रुपये का सिक्का ये मुझे मिला है, तो उसके लिए बच्चे को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। पूरी कक्षा के सामने, पूरी असेंबली हॉल में अगर उसको प्रोत्साहित किया जाए तो और बच्चे भी जब भी उनको इस प्रकार से कुछ वस्तु मिलेगी तो वो ला करके देंगे, और ये एक अच्छी भावना है। इससे चोरी की आदत बच्चे में कभी नहीं बनेगी। तो ये सारे सामाजिकरण के कदम हैं जो अपन उठा सकते हैं किसी प्रकार से। उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, पियाजे के अनुसार
कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेद करने व संबंध स्थापित करने की योग्यता का विकास होने लगता है। ठीक है, पियाजे ने देखिए आपकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो आप जानते हैं 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। उसके बाद 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, और 7 से लेकर 11 वर्ष तक की उम्र आपकी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से लेकर के 15 वर्ष तक आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब देखिए मित्रों, ये जो वस्तुओं को पहचान करने की है, उनमें विभेद करने में और उनमें संबंध स्थापित करने की जो योग्यता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में आती है। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर यहाँ पे आपको वर्षों में दिया होता तो ऑप्शन नंबर आप 7 से लेकर के 11 वर्ष की उम्र को करते। और पियाजे के अनुसार पूछ लिया जाए कि बच्चे का संज्ञानात्मक या मानसिक विकास कब तक पूर्ण हो जाता है पियाजे के अनुसार, तो 15 वर्ष उसका आंसर रहेगा। एक बार प्रश्न आया हुआ है मित्रों जिसमें ऑप्शन में 15 वर्ष नहीं था, 14 वर्ष था, तो 14 वर्ष को आप टिक करिएगा क्योंकि 15 के सबसे करीब वही संख्या थी। ठीक है, 16 वर्ष नहीं करना है, 14 ही करना है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 12 है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? ए, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? बी, शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है? सी, शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है? डी, शिक्षक का विद्यालय में कितना प्रभाव है? तो प्रश्न देखिए क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर, यानी कि बच्चे को केंद्र मान करके जो शिक्षा दी जाती है उसको अपन बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। अगर अपन उस शिक्षा के समर्थक हैं तो उसके तौर पे निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? तो जो पहला कथन है उसका सर्वाधिक महत्व रहेगा। क्यों? देखिए इसमें लिखा गया है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। भाई बालक के व्यक्तित्व का विकास किया जा रहा है, यानी एक प्रकार से बालक को ही यहाँ पे केंद्र में रखा गया है। और यहाँ पे देखिए बाकी ऑप्शन बी में शिक्षक को केंद्र में रखा है, सी में भी शिक्षक को केंद्र में रखा, और डी जो है उसमें उस ऑप्शन में भी शिक्षक को ही केंद्र में रखा है। लेकिन बालक को केंद्र में रखने वाली बात ऑप्शन नंबर ए में की गई है, जहाँ साफ शब्दों में बोला गया है कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। तो निश्चित ही ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर प्यारे साथियों रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, यदि एक लड़के की आयु 15 वर्ष है, ठीक है, लड़के की आयु कितनी है? 15 वर्ष है, और उसकी मानसिक आयु जो है वो 18 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? 100 वर्ष, 120 वर्ष, 110 वर्ष और 125 वर्ष। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे अपन जानते हैं बुद्धि लब्धि निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु लिखते हैं अपन, और बटा में क्या लिखते हैं अपन? वास्तविक आयु। मानसिक आयु के बटा में क्या लिखते हैं अपन? वास्तविक आयु लिखते हैं, और गुणा में क्या लगा देते हैं अपन? 100 लगा देते हैं। अब देखिए मानसिक आयु कितनी है? यहाँ पे बच्चे की जो मानसिक आयु है वो 18 वर्ष है, वास्तविक आयु 15 वर्ष है, और गुणा में कर देंगे 100। अब देखिए 5 × 15, 5 × 20 100, 6 × 18 और 6 दूनी 12 यानी 120 आई। तो IQ जो है उसका कितना आएगा? 120 आएगा, यानी कि वो एक प्रकार से अपन माने तो एक प्रकार से वो औसत बुद्धि बालक से एक प्रकार से थोड़ा सा ऊपर अपन मान सकते हैं, औसत बुद्धि बालक भी अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो 120 यहाँ पे आपकी IQ जो वो आएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर यहाँ पे सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां आपका प्रश्न, जॉन डीवी के अनुसार तर्क का चौथा चरण क्या है? तो देखिए जॉन डीवी ने एक प्रकार से आपके 5 चरण बताए हैं तर्क के। ये आपको मैंने बताए हैं जब तर्क का टॉपिक पढ़ाया, दोबारा से नए सिलेबस आने के बाद मैंने तर्क का जो टॉपिक पढ़ाया आपको उसमें बताया है कि जॉन डीवी के अनुसार 5 चरण होते हैं आपके तर्क के। पहला चरण होता है आपकी समस्या की उपस्थिति। पहला क्या होता है? समस्या की उपस्थिति। ठीक है, समस्या की उपस्थिति। भाई समस्या की उपस्थिति होगी तभी चिंतन तर्क वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो समस्या की उपस्थिति पहला चरण होता है। उसके बाद दूसरा चरण होता है समस्या की जानकारी। तो ये तो पहला चरण, ये दूसरा चरण होता है समस्या की जानकारी। उसके बाद तीसरा चरण होता है समस्या समाधान के उपाय। तो ये आपका तीसरा चरण है। ठीक है,
उसके बाद एक उपाय का चयन, तो ये चौथा चरण, और पांचवा उपायों का प्रयोग, ये पांचवा चरण हो गया। तो निश्चित ही अपने को चौथा चरण पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। पहला चरण क्या, समस्या की उपस्थिति, उसके बाद समस्या की जानकारी, समस्या समाधान करने के उपाय, उसके बाद एक उपाय का चयन और फिर उपाय का प्रयोग। ठीक है मित्रों, ये आपका जॉन डीवी के अनुसार तर्क के 5 चरण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा क्योंकि आपको चौथा चरण पूछा गया है। चलिए अगला आपका प्रश्न, चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है कल्पना, अनुमान, स्मृति या उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका, चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है, कल्पना है, अनुमान। देखिए कल्पना करना चिंतन में आता है, बिल्कुल चिंतन जब अपन करते हैं कल्पना भी करते हैं, अनुमान भी लगाते हैं और स्मृति यानी कि पुरानी चीज़ों को याद भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काम में आएंगी निश्चित तौर पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा सीधा सीधा। अगला आपका प्रश्न, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती हैं, वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगती हैं, उनका मन स्कूल जाने को नहीं करता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उनका स्कूल में जाने को मन नहीं करता अगर उनके साथ लैंगिक भेदभाव जो है वो स्कूल में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? जेम्स ड्रेवर ने, टॉयलर ने, स्किनर ने या गाल्टन ने? तो मित्रों ये प्रश्न जो वो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। व्यक्तिक विभिन्नताओं को सबसे पहले समझने का प्रयत्न या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जनक अगर किसी को कहा जाता है तो वो आपका गाल्टन है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर जो वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? ए, एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, बी, छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, सी है छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, और डी है छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो व्यापक शब्द का तात्पर्य है वो आपका क्या रहेगा? वो रहेगा आपका छात्रों की शैक्षिक व सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो वो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, शैक्षिक पक्ष भी रहेंगे और सह शैक्षिक पक्षों भी उसमें शामिल किए जाएंगे, तो व्यापकता लिए हुए होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर जो वो रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, तुलनात्मक मूल्यांकन या उक्त सभी? तो देखिए मित्रों, तुलनात्मक मूल्यांकन कभी नहीं करना चाहिए बच्चों का, इससे बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। दूसरा, प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना ये बंद किया जा चुका है, सरकार इसको सही नहीं मानती है। तो सही क्या है? ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा आपका। अगला आपका प्रश्न, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक नहीं है, कठोर अनुशासन, पारिवारिक संघर्ष, उसकी जाति या सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार? तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जो है वो बच्चे को निश्चित तौर पे किसी प्रकार की मानसिक बाधा में नहीं डालेगा। बाकी उसकी जाति के आधार पे भेदभाव होता है भाई, काफ़ी जगह होता है, अपने इधर नहीं होता है लेकिन काफ़ी जगह अब भी होता है। ठीक है, तो ये एक कारक रहेगा निश्चित तौर पे। पारिवारिक संघर्ष अगर है तो निश्चित तौर पे कारक रहेगा वो कठोर अनुशासन, यानी हद से ज़्यादा अनुशासित अगर व्यक्ति को रखने की अपन कोशिश करेंगे तब भी जो है वो मानसिक स्वास्थ्य में बाधा बच्चे के डालेगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, आपकी कक्षा के एक बालक को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे? उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, बी, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, सी ऑप्शन है उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, या डी उसे शारीरिक दंड देंगे
जिससे कि वो दोबारा गुस्सा न करे। तो ये नहीं कर सकते अपन, शारीरिक दंड नहीं दे सकते, बहुत अधिक गृह कार्य भी अपन उसको एक प्रकार से नहीं दे सकते। ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन कर सकते हैं, अपन ये कार्य कर सकते हैं, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित वहाँ महसूस करेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा, नाम नहीं कटवा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? विशाल शब्दकोश, सुस्त मानसिक देखिए सुस्त मानसिक प्रक्रिया, ये नहीं है भाई। प्रतिभाशाली बालक है तो सुस्त मानसिक प्रक्रिया कैसे हो सकती है उसमें? तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। और ये सामान्य ज्ञान की क्षमता होगा। ठीक है, ये लिखा नहीं गया पूरा, बाकी ये होगा आपका, ये भी दैनिक कार्यों की विभिन्नता भी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिंपली। अगला आपका प्रश्न है कि किसी सृजनशील बालक का लक्षण है लचीलेपन का अभाव, जिज्ञासा, सी समस्या के प्रति सजग न होना, गत्यात्मकता का अभाव। तो देखिए गत्यात्मकता भी पाई जाती है, समस्या के प्रति सजग भी होते हैं, लचीलेपन का अभाव नहीं होता, लचीलापन उनमें होता है। यानी लचीलापन मतलब एक प्रकार से जैसा वातावरण मिलेगा उनको उसी प्रकार के वातावरण में वो ढल जाते हैं। तो लचीलेपन का अभाव नहीं होता उनमें। हाँ, यहाँ पूछा क्या गया है कि सृजनशील बालक का लक्षण क्या है? तो यहाँ पे जिज्ञासा उसका लक्षण होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 है, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उपयोग किया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उपयोग सब लोग जानते हैं, स्किनर ने किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अपन सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसी सिद्धांत को अपन साथियों RS थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, RS थ्योरी। ठीक है, RS थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसको नैमित्तिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नैमित्तिक अधिगम का सिद्धांत इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा भी इसके कुछ नाम हैं, वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि वाटसन के द्वारा बताए गए 3 संवेगों में से मैकडूगल ने सबसे प्रभावशाली संवेग किसे कहा है? तो 3 संवेग वाटसन के द्वारा बताए गए, एक तो संवेग भय, एक क्रोध और एक स्नेह। इसमें से मैकडूगल ने सबसे प्रभावी संवेग किसको कहा है? तो मित्रों यहाँ पे सबसे प्रभावी जो संवेग कहा गया है वो भय को कहा गया है मैकडूगल के द्वारा। 3 संवेग किसने बताए? वाटसन ने। कौन कौन से? भय, क्रोध और स्नेह है, ये तीनों संवेग वाटसन के द्वारा बताए गए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावशाली मैकडूगल ने भय को माना है। ठीक है, और आपका जो भय और क्रोध है, ये भय और क्रोध ये दोनों के दोनों आपके नेगेटिव संवेग यानी कि नकारात्मक संवेग हैं। वहीं स्नेह जो है वो आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक संवेग भी कहा जाता है इसको। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है, एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में खालिस्तान करता है, अंतः क्रिया करता है, बाह्य क्रिया करता है, सामान्य या सभी? तो अंतः क्रिया रहेगा बिल्कुल। विषय वस्तु एक प्रकार से एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में क्या करता है? तो देखिए एक शिक्षक होता है आपके सामने और एक छात्र मान लीजिए है, इन दोनों के बीच में जो अंतः क्रिया का कार्य करने वाला है वो कौन है? विषय वस्तु। तो विषय वस्तु किसकी भूमिका में होती है? एक प्रकार से अंतः क्रिया करने की भूमिका में होती है शिक्षक और छात्र के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का सही आंसर आपका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्नलिखित में से क्या गुण विकसित हो जाता है? वैज्ञानिक अन्वेषक का, प्रतिशोध का, क्रोध का या मनमानी का? तो देखिए अपनी समस्या का समाधान स्वयं करता है, इसका मतलब वैज्ञानिक अन्वेषक का गुण उसमें विकसित हो गया, यानी कि वो एक खोजकर्ता की भूमिका निभा सकता है, यानी कि अपनी समस्या का समाधान वो स्वयं ढूंढने लगता है। यानी वैज्ञानिक एक प्रकार से उसमें खोजकर्ता के गुण आ गए, एक प्रकार से खोज विधि जो अपन पढ़ते हैं, अन्वेषण विधि जो पढ़ते हैं, उस प्रकार की बात है। ठीक है, तो वैज्ञानिक अन्वेषक के उसमें गुण आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर आपका रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत है पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या उक्त सभी? अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। और मित्रों इसका आंसर रहेगा गेस्टाल्ट सिद्धांत।
जो गेस्टाल्ट सिद्धांत है, जिसको एक प्रकार से थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया? थॉर्नडाइक ने इसको थॉर्नडाइक नहीं, माफ़ी चाहूँगा, आपके गेस्टाल्ट सिद्धांत को जो है वो वर्दीमर और कोफका, ठीक है, वर्दीमर और कोफका, माफ़ी चाहेंगे, वर्दीमर और कोफका के द्वारा जो है वो एक प्रकार से, कुर्ट लेविन भी इसमें थे, कोहलर भी थे, ठीक है, वर्दीमर, कोफका और कोहलर, कुर्ट लेविन नहीं, कोहलर, ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया, गेस्टाल्ट सिद्धांत, और एक प्रकार से पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर इन्होंने जोर दिया इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो साथियों किसके द्वारा दिया गया है? ये आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। वहीं अगर बात करें सामाजिक अधिगम सिद्धांत, तो ये पहले ही बता दिया मैंने आपको, ये सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बांडुरा ने। अल्बर्ट बंडूरा भी लिखा था, कई जगह बांडुरा लिखा आता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है, मान सकते हो आप। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका उत्तर इसका रहेगा। चलिए 29वां प्रश्न, छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने का उत्तम उपाय क्या है? नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण देना, अभिभावकों को से शिकायत करना, या डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों देखिए इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नवाचारों का प्रयोग। अच्छा भाषण देना, बिल्कुल अच्छे भाषण से व्यक्ति मोटिवेट हो सकता है, अभिप्रेरित हो सकता है, लेकिन वो एक प्रकार से लगातार मोटिवेट नहीं रहेगा एक भाषण से। अगर आप बार बार भाषण देते रहते हैं वो बात अलग है, फिर तो आप मोटिवेट रख सकते हैं कुछ समय तक, लेकिन जब भी एक प्रकार से उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, वैलिडिटी समाप्त होने से मतलब है आज मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, उसके बाद में 1 घंटे तक मुझ पर उसका असर रहा, उसके बाद मैंने चाय पानी पी लिया, इधर उधर थोड़ा घूम लिया और मैं उस चीज़ को भूल गया, तो फिर से मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा और मैं पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अपन नवाचारों का प्रयोग करते रहें, मतलब नवाचारों का प्रयोग कैसे? जैसे मैंने आज मान लीजिए गणित को सुबह एक प्रकार से गणित के सवाल हल किए, उसके बाद मैंने गणित से मन हट गया मेरा, तो मैंने विज्ञान की किताब उठा ली, विज्ञान से मन हटा तो मैंने हिंदी की उठा ली, हिंदी से मन उठा तो मैंने साइको की उठा ली, साइको से मन उठा तो मैंने संस्कृत या इंग्लिश की उठा ली। यानी कि मैंने इस प्रकार से पूरा दिन निकला और पढ़ाई में निकल गया। यानी कि एक प्रकार से नवाचार अपन करते रहे अपनी पढ़ाई में, भाई नई नई चीज़ों को ऐड करते रहे। नवाचार एक सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं नवाचार आपको। बाकी नवाचार ये है कि जैसे अपन मतलब किताब से पढ़ाते हैं क्लासों में, लेकिन किसी दिन अपन ने जैसे कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया या टैबलेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ा दिया, तो बच्चे ज़्यादा समझते हैं। जैसे इस वर्ष मैंने भी जब स्कूल लगाई गई तब कक्षा 8 के बच्चों को मैंने जो घर्षण बल का जो चैप्टर है आपका, वो मैंने टैबलेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। तो बच्चों ने वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को सीखा और ज़्यादा बच्चों को समझ में भी आया वो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें उनके सामने चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें नवाचार अगर अपन करते रहेंगे तो बच्चे पढ़ने के लिए अभिप्रेरित होंगे। तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। चलिए आपका 30वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस टेस्ट का, उम्मीद करूँगा ये टेस्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। 30वां प्रश्न आपका कि मानसिक गणनाओं को प्रयोगात्मक ढंग से निष्पादित करके समस्याओं का समाधान करना है। स्मृति कौशल, प्रत्यक्षीकरण, रुचि और शारीरिक क्रियाशील। देखिए मानसिक गणनाओं को प्रयोग, एक प्रकार से मानसिक गणनाओं का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और उससे अपन ने समस्या का समाधान किया है। तो ये कौन सा कौशल होगा? स्मृति कौशल रहेगा। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। मानसिक गणनाओं से संबंधित निश्चित रूप से स्मृति कौशल ही, इसमें मेमोरी जो है वही आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर इसका रहेगा। तो मित्रों ये थे आपके 30 प्रश्न आज के। मॉडल पेपर नंबर 20 था अपना मनोविज्ञान से संबंधित, और उम्मीद करूँगा 30 में से आपके 25 प्लस अंक आए होंगे। जितने भी अंक आए हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी समय है, अपने आप में सुधार कर सकते हैं अपन, और करेंगे भी। तो जितने भी अंक आए हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको केवल पढ़ाई के समय पढ़ाई चाहिए, वीडियो में अगर सिर्फ पढ़ाई चाहिए, उसी चीज़ को आप पसंद करते हो, तो चैनल आपके लिए है। जुड़िएगा चैनल से, आपको बेकार की बातें बिल्कुल भी यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। और साथियों ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोट्स लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो स्टोर का लिंक है, ले लीजिएगा, फ़ायदा मिलेगा आपको, रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा कि अपन ने क्या ले लिया। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।